अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आईटीपी। और आईटीपी में हमने माहौल क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है ये पढ़ा, कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। इसी के थोड़ा साथ साथ एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के बारे में आप बताइएगा दोबारा। आपने लास्ट में वो टाइम एंड हो गया था, मैं आपसे पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी आप? एप्लीकेशन इंजीनियरिंग तक आपने पढ़ाया था, दोबारा बताएं क्या था। ओके वहीं से कंटिन्यू करना है आप। ओके ओके। एप्लीकेशन इंजीनियरिंग ये आ गया और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बड़े ही पक्की याददाश्त है आपकी हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग। देखें, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये ज़रा बात ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ साथ हम इसको हेडिंग को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या स्ट्रेटजी। The strategy calls for making a product or a pattern of a successful product, adjusting it to suit to the customer's need. No research or development is required except intelligently understanding consumer desire. एप्लीकेशन इंजीनियरिंग क्या होती है बेसिकली? ये हेडिंग कहती है कि देखें, आप कोई भी चीज अगर आप बनाने जा रहे हैं, अगर उसको बनाने की जरूरत ही नहीं तो आप उसको ना बनाएं। ठीक है ना। पहले आप अपने कस्टमर्स की नीड देखिए, आप उनकी जरूरत देखिए कि उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। जो उन्हें प्रोडक्ट चाहिए आप वही प्रोडक्ट बनाएं तो बेहतर होगा। जो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए आप वही प्रोडक्ट बनाएं। जो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए, जब आप वही प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका मसला क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसकी नीड नहीं है, डिमांड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने से क्या हो जाएगा? आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो आपका कहीं बिकेगा ही नहीं। और जब वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ बताएगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखना ज़रूरी इसलिए होता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो लोगों की डिमांड है या नहीं, लोगों की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है ना। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। अब टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पर? पहली बात ये कि भाई अब चांद देखने के लिए फवाद चौधरी ने एक ऐप बना दी है। लेकिन आप जिसका आपने देखा होगा, पहली तारीख का जो चांद होता है, अगर वो आसमान पर नमूदार भी होता है तो वो सिर्फ ज़्यादा 5-10 मिनट के लिए होता है। लेकिन हमने देखा कि मुफ्ती साहब ने ये कह दिया कि भाई आज चांद नहीं है और फला कल से जो ईद फला तारीख को होगी। लेकिन जब दूसरे दिन चांद आया तो वो भरकर आया और काफ़ी देर तक वो नमूदार रहा आसमान पर, जो इस बात की दलील थी कि वो पहली का नहीं बल्कि दूसरी का चांद। तो फवाद चौधरी साहब सही साबित हो गए। ये मैं आपको क्यों बताऊँ, ये बता रहा हूँ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। कि भाई देखा, उन्होंने सही तरीके से उन्होंने जो उसको इस्तेमाल किया कि टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी क्या कर देती है, आसान कर देती है। अब लंबी लंबी दूरबीनें लेकर पहाड़ियों पर चढ़ जाना ये ज़रूरी नहीं है। भाई जब मौलवी हजरात जो है वो घोड़े इस्तेमाल नहीं कर रहे, गधे इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऊँट इस्तेमाल नहीं कर रहे ट्रैवलिंग के लिए, जो उस जमाने में होते थे जब पहाड़ों पर चढ़कर चांद देखा जाता था, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते? जब आप आने जाने के लिए गाड़ी और लैंड क्रूजर समेत बड़ी बड़ी गाड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी और जगहों पर भी आपको उसी हिसाब से चेंज लेकर आना होगा। मुख्तलिफ साइंटिफिक जदीद दौर आ गया तो उसी हिसाब से चलना होता है। और खैर, इसमें बताया गया कि क्या होता है जी, पावरलेसनेस हो जाती है, बिजली वगैरह का कम इस्तेमाल, बिजली का कम इस्तेमाल होता है। आइसोलेशन, मीनिंगलेसनेस, सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट एंड नॉर्मलनेस। आइसोलेशन क्या होता है? ये कि आप इसको, आपकी जो जो बेस्ट फ्रेंड है आपका, बताएं आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड जो है उसका नाम बताइए आप लोग जरा, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? चैट कोरोना में वायरस। बताइए। अस्तगफुरुल्लाह, सॉरी सॉरी बताएं कोई आपका पक्का सर, दोस्त है। आइसोलेशन को देखते मुझे कोरोना वायरस है। अच्छा अच्छा, वही आइसोलेशन देख के आपको ऐसा होगा। लेकिन ये आइसोलेशन चंद महीनों की आइसोलेशन ही, जिंदगी भर की आइसोलेशन का जिक्र इसमें किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इस वक्त जो हमारा पक्का दोस्त है ना वो वाईफाई। वाईफाई अगर नहीं तो हमें अजीब लगने लगता है, हम परेशान इधर से उधर घूमने लगते हैं, अजीब सा फील होने लगता है। ठीक है ना। इंसान सबसे ज्यादा किसके साथ वक्त गुजारता है? इंटरनेट के साथ। इंटरनेट से ज्यादा किसके साथ वक्त गुजारते हैं आप बताइए? सोशल स्टफ्स होते हैं बस।
बहन भाई के साथ। सर पेरेंट्स, फैमिली। अच्छा, आप वाईफाई ज्यादा यूज करती हैं या पेरेंट्स वगैरह से ज्यादा बातें करती हैं आप? दोनों 50-50। बड़ी बात है, बड़ी बात है, नहीं तो आजकल तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, खैर। अच्छा, तो पावरलेसनेस क्या है कि बिजली का कम इस्तेमाल हो रहा है वक्त के साथ साथ। पहले जितना फ्यूल इस्तेमाल होता था, आज उतना फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि जदीद जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है और हम इलेक्ट्रिसिटी का पहले से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। आइसोलेशन का शिकार हो गए लोग। पहले जितना घुल मिल कर लोग रहते थे, आज उतना घुल मिल कर लोग नहीं रहते, बल्कि, ठीक है ना, ये भी बड़ा एक चेंज आ गया। ठीक है, अच्छा, मीनिंगलेसनेस है, मतलब वो आजकल पहले के जितने लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, जरूरत कितने हम लोगों ने दोस्तियां भी क्या कर ली हैं, दोस्तियां भी हमने हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायक़ा कर ली है। जितनी हमें ज़रूरत होती है, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही जो है ना, उतनी दोस्ती करते हैं, उससे ज़्यादा हम दोस्तियां भी बढ़ाने के हक में नहीं होते। अच्छा, नॉर्मलनेस, हर चीज़ को हमने नहीं लाइट। सर। जी, क्या नहीं सर? सर ऐसी तो बात नहीं है कि जितनी जरूरत हो। बेटा ऐसा ही है, अभी तो आप बच्ची हैं ना, आप बच्ची हैं, अकल की कच्ची हैं। आ रही है बात समझ में? जब आप बड़ी होंगी तो आपको पता चलेगा। समझ में आ रही है? अच्छा जी, तो खैर अब ये नया एनवायरनमेंट हम शुरू करेंगे, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं कानूनी एनवायरनमेंट। ठीक है जी, तो टुडे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज। दुनिया सब भर चुकी है कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। मैं सऊदी अरब गया था, तो मैंने शायद बताया आपको पहले भी। तो मैं जब सऊदी अरब गया तो रात के कोई 2:30-3 बज रहे थे और हम गाड़ी में थे, टैक्सी में। तो एक सिग्नल आ गया, सिग्नल पे कोई भी नहीं था, तो रुक गया ड्राइवर। जब ड्राइवर रुका तो मैंने उसको बोला, भाई यहाँ क्यों रुके हो, चलो। तो ड्राइवर ने बोला, नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसे चला जाता हूँ तो मेरा पाकिस्तानी 80,000 रुपए का चालान हो जाएगा। जब इतना बड़ा उसका चालान हो जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, उसने मना कर दिया। फिर मेरे समझ में तो हिल गया वो, इतना बड़ा चालान सुन के, यार इतना बड़ा हमारा, तो मैं तो हमेशा ही रॉन्ग साइड आता हूँ, अल्लाह माफ करे। और सिग्नल तो कोई हमारी वैल्यू ही नहीं है हमारी नज़र में सिग्नल की। खैर, तो दुनिया जो है किसी अजीब अजीब गरीब वो हैं रूल्स कि आप पैदल चल रहे हैं, गलत जगह से रोड क्रॉस करने पर भी आप पर फाइन, जुर्माना आयद हो सकता है। अच्छा, दिस जंगल ऑफ लॉ इज सो एक्सटेंसिव एंड वाइड that it covers almost every aspect of human life। और ये जो लॉ कानून का जंगल है वो इतना फैल चुका है, इतना वसी हो चुका है, इतना फैल चुका है कि इसने तकरीबन जिंदगी के तमाम पहलुओं के हिसाब से कानून बनाकर आपके सामने रख दिए। ठीक है जी, इट टेल्स अस व्हाट टू डू, ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत। What business can be done and what cannot be done, कौन सा बिजनेस किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, और कौन सा नहीं किया जा सकता। Laws are prescribed to determine rights and liabilities of consumers, sellers, manufacturers, employers and employee and the government। इन सब के क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हैं। हर कोई अपने अपने रोल प्ले करता है कानून के अंदर, और हर किसी को कानून को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ इज टू रेगुलेट द इंडिविजुअल्स लाइफ एंड बिजनेस एक्टिविटीज and safeguard the right of every citizen in any capacity। यानी जो कानून का मकसद है बेसिकली वो क्या है,
कानून का मकसद ये है कि लोगों की हिफाजत की जा सके और लोगों को सपोर्ट किया जा सके, बुरे लोगों से महफूज रखा जाए, जुल्म से उन्हें महफूज रखा जाए। ठीक है जी। इन एनी बिजनेस एक्टिविटी वी फाइंड 5 पार्टीज। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में हम कितनी पार्टीज हो सकती हैं? 5 पार्टीज हो सकती हैं। सेलर, बायर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गवर्नर। सेलर बेचने वाला, बायर खरीदने वाला, एम्प्लॉयर उस इदारे का मालिक, एम्प्लॉय जो नौकर होता है, ठीक है जी, एंड द गवर्नमेंट। द लॉ लेट डाउन aims at establishing a viable balance among all these 5 parties in such a way that no one is exploited by the other and every party discharges its obligations honestly to the other. Any violation to the law by any party or individual gives rise to evils may lead to strike, lockout, fall in production, low morale, black money, hatred, confrontation, exploitation, adulteration, smuggling, and things like that. ठीक है जी। What all does it mean? कि भाई कानून किस किस चीज से बचाता है? किसी भी किस्म की गैर कानूनी चीज से बचाता है, चोरी से बचाता है, डकैती से बचाता है, गैर कानूनी हड़ताल, दादागिरी, ठीक है ना, किसी का भी नफरत अंगेजी का काम करना, ब्लैक मनी का काम करना, स्मगलिंग का काम करना, कोई भी ऐसा गैर मुनासिब काम करना जो कि इखलाक के खिलाफ हो, जो तहजीब के खिलाफ हो, जो खिलाफ कानून हो, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से कानून क्या कर देता है आपको? इन तमाम की तमाम चीज़ों से आपको कानून रोक देता है। Some of business lawyers are as follows. Some of business laws are as follows. Business law इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में पूरे तीनों कैंपसेस में मैं ही पढ़ाता हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे रब्ता होगा बिजनेस लॉ के हवाले से भी। कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ किसका होता है? आपको पता है कि कंपनीज जो होती हैं उनका जो लॉ होता है वो कंपनीज लॉ, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है, ये भी आप जानते हैं। फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री के लिए एक अलग से कानून इसलिए बनाया गया कि अमूमन जो फैक्ट्री मालिकान होते हैं ना वो गरीब होते हैं। अमूमन जो फैक्ट्री मालिकान होते हैं वो गरीब होते हैं, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते और उनके लिए आवाज उठाने का काम गवर्नमेंट खुद करती है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से ताल्लुक किस हद तक हो सकता है, क्या काम वो मिलकर कर सकते हैं और क्या काम वो मिलकर नहीं कर सकते। बहुत सारे कामों से उन्हें रोका भी जाता है, क्योंकि अगर वो मुसलसल मिलकर काम करेंगे तो ये हमारे लिए सही शायद ना भी हो। देखो ना क्या कुछ हमारे लिए सही शायद ना भी हो, ठीक है। नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर सारी चीनी शुगर मिल्स माफिया है पूरी, ये सब मिल जाते हैं आपस में, जब ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो अपनी मर्जी की कीमत हमसे वसूल करना शुरू कर देते हैं, और जब ये हमसे अपनी मर्जी की कीमत वसूल करते हैं तो हमारी जेब से ज़्यादा पैसा जाना शुरू हो जाता है। तो दिस इज समथिंग नेगेटिव। तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में आपस में कोई भी ऐसा जो है वो एग्रीमेंट ना हो, पूल कार्टेल टाइप, कि जिसके ज़रिए वो आपस में मिल जाएं और अपनी मर्जी से चीनी की सप्लाई दें, और जब उनको वो अपनी मर्जी से चीनी की सप्लाई देंगे तो वो कम सप्लाई देंगे ना, तो इसलिए शॉप एक्ट कानून, दुकानों का कानून है भाई, अलग है वो भी, खरीदो फरोख्त का कानून। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, मैं अगर किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे कोई नुकसान हो या मेरी चोट लग जाए, ठीक है ना, कोई और मसला हो जाए। अगर मैं ऑन द जॉब, मुझे या किसी भी एम्प्लॉय को अगर किसी भी किस्म की चोट लगती है, जख्मी हो जाता है, कोई भी किसी किस्म का अगर उसको नुकसान पहुंचता है, तो वो जो मालिक है, वो जो एम्प्लॉयर है, वो क्या करेगा? वो कॉम्पेंसेट करेगा। तो इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया जिसका नाम है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, ठीक है। स्पेशली इसका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो है वो होता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। क्यों? वाई स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न? सो द आंसर इज कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मशीनें होती हैं, बेचारे गरीब मजदूर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उस पर गुजरना पड़ता है, सख्त काम होता है, इसलिए वहां पर इसका ज्यादा एप्लीकेबल होता है।
बट एक्चुअली इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह ही तकरीबन इसको अप्लाई किया जाता है। इसके बाद है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है कि इनको आमदनी में लगता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 1 करोड़ रुपए कमाता है साल में, तो वो इतने परसेंट टैक्स देगा। और पाकिस्तान के अंदर वो बंदा जो सिर्फ 6 लाख रुपए एक साल में कमाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन अगर आप 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 8 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको पहले 6 लाख पर टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 6 लाख के बाद जो अगले 2 लाख होंगे आपको उस पर टैक्स देना ही होगा। ठीक है। इसके बाद आता है कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट क्या होता है? कस्टम एक्ट कहते हैं बेसिकली जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में होता है ना, उसको कस्टम एक्ट अलग बनाया है, क्योंकि बाहर से चीज़ें अगर आपके मुल्क में बिकने के लिए आ रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाहर से चीज़ें आपके मुल्क में बिकने के लिए आ रही हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हर चीज़ हम चाइना से लेना शुरू कर दें तो पता है क्या होगा? हमारी तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर सब चीज़ें आएंगी तो वहाँ से तो बहुत सस्ती बन के आ जाएंगी, और यहाँ से बनेंगी महंगी। वहाँ से आएंगी सस्ती और यहाँ से बनेंगी महंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो चाइना से नहीं लेते बल्कि खुद भी बनाते हैं। हम सिर्फ हर मुल्क यही चाहता है कि सिर्फ हम दूसरे मुल्कों से वो चीज़ें लें जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हम खुद अगर प्रोड्यूस कर सकते तो हमें चाहे वो महंगी बनाओ लेकिन खुद बनाओ, क्योंकि अगर आप महंगी भी बनाओगे तो उससे लोगों का रोजगार रहेगा और बहुत सारे लोगों को उससे फायदा पहुंचेगा। तो खुद बनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ओके। Now the next is इंश्योरेंस लॉस, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारी जिंदगी के बहुत सारे एग्रीमेंट्स को कवर करता है। खरीदो फरोख्त, जायदाद के हिस्से बंटवारे, किसी को नौकरी पे रखना रखवाना, कोई चीज़ गिरवी रखवाना, कोई चीज़ सिक्योरिटी के लिए रखवाना, कोई चीज़ आप जा रहे हैं बाहर मुल्क, किसी दोस्त बहन भाई के पास कोई सामान रखवा देना। मतलब इतनी सारी चीज़ें कवर करता है। ये तो मैं अगले साल ही पढ़ा पाऊंगा आपको, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये 15 चैप्टर्स या सॉरी 13 चैप्टर्स पर तो ये है कम से कम। लॉ के अंदर अकेले 13 चैप्टर तो इसी के होते हैं खाली। इसके बाद है इंश्योरेंस लॉज। इंश्योरेंस तो मेरे ख्याल से आप में से किसी का हुआ हो, बताइएगा अगर किसी का इंश्योरेंस हुआ होगा। इंश्योरेंस कई तरह का होता है। क्या आप में से किसी का इंश्योरेंस हुआ होगा? अच्छा, किसी को इंश्योरेंस कराना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई एम वर्किंग एज सेल्स मैनेजर इन यूनाइटेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, and it is one of the biggest company of insurance in the world, and we have अपना बैंक as well। ठीक है। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। 15 साल का इंश्योरेंस आप करवाते हैं, 15 साल में आप हर साल के एंड में आपको एक खास रकम देनी होगी। 15 साल में जितनी आप रकम देंगे उसका 3 गुना हम आपको वापस भी दे देंगे। अगर आपने 1 लाख रुपए दिए अगर एक साल में, और अगर आपने 15 साल में 15 लाख रुपए दिए, तो हम आपको जब वापस करेंगे तो हम आपको 45 लाख रुपए वापस करेंगे। अच्छा, ये ख्वाब सा लगता है, सच नहीं लगता, तो इसलिए बता दूं ऐसा होता है वाकई में, और ये पैसे भी वापसी आपको मिलते हैं, पूरा एग्रीमेंट वगैरह होता है इसका। और कंपनी जो है डेट इज बैक्ड बाय द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये देते किस तरह, ये अलग बहस है, ठीक है ना। बेटा लोड डलवाने की बात नहीं कर रहा। अच्छा, इंश्योरेंस लॉस होते हैं। इंश्योरेंस, अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो जरूर करवाते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे मुल्क में भी एक बड़ी मतलब हमारे यहाँ जो है, अल्लाह भला करे, मेजोरिटी तक का लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाता। अच्छा, हमारे एक चीज़ कानून में है कि बिजनेस इंश्योरेंस लाजमी। अब क्योंकि बिजनेस इंश्योरेंस होता है लाजमी, तो बिजनेस इंश्योरेंस तो खुद ही हो जाता है।
पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा इंश्योरेंस का बिजनेस फैला हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है ना, बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा इंश्योरेंस फैला हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा कामयाब है, लाइफ इंश्योरेंस में जो सबसे ज़्यादा कामयाब है वो है, अल्लाह भला करे, स्टेट लाइफ। अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं। ओल्ड एज बेनिफिट। अब मैं आपको बताता हूँ ओल्ड एज बेनिफिट्स के बारे में। मिसाल के तौर पर आप लोग जो हैं एक कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो पैसे तो आपको पेंशन वेंशन तो कुछ भी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा? तो जब आपको पैसे वैसे तो मिलेंगे नहीं और फिर क्या होगा? तो बेसिकली होगा ये कि आप ना ईओबीआई में रजिस्टर्ड हो जाएंगे पहले ही, जब आप जवान होंगे और नई नई नौकरी आपने करना शुरू होगी। तो एक ईओबीआई एक डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी प्राइवेट जॉब वालों को। फिर वो जब रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो एक छोटे मोटे पैसे में तो 1000-1500 रुपये महीना आपके अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा, अच्छी खासी रकम हो जाएगी। और फिर जब आप बुढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर मीना है, लाइबा है, ये सपा है, ये लोग हो गई 60 साल की, अब रिटायर हो गई, अब इनको घर में मिसाल के तौर पर कोई खर्चे को नहीं दे रहा है, तो ईओबीआई वाले कम से कम इतने पैसे जरूर आपको देंगे कि आपका बड़े अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसका भी एक लॉ है, कानून है, ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट इसको कहते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट। कि जो हमारे ज़ईफ़ लोग हैं यही इदारा देगा, यही इदारा, ये डिपार्टमेंट देगा। लेकिन जब आप जब जॉब शुरू करें तो जब आपको इसमें अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद है शिपिंग लॉस। शिपिंग लॉस क्या होता है? वही आप शिप से जाहिर है कि जो जहाज के सामान जाता है, इसके लिए एक सेपरेट कानून बना दिया गया है। अच्छा, ये सेपरेट कानून बनाना ज़रूरत थी क्योंकि शिपिंग का काम इतना बढ़ गया और बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होने लगे, तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि इसके लिए एक अलग कानून बनाया जाए, ठीक है। शिपिंग लॉस की थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। शिपिंग लॉस के कानून को इस समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पैकिंग कैसी होगी, कौन सी पेटी में सामान जाएगा, किस तरह की पैकिंग होनी चाहिए, कितने दिनों पहले सामान रेडी करना होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, कैसे सर्टिफाई होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी। बैंकिंग एक्ट। बैंकिंग एक्ट वही बैंकिंग, सुबह 9 से बैंक खुलते हैं, 5 बजे बंद होता है। और बैंक में क्या क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं, कैश आना जाना, लोन देना, फिर लोगों को कोर्ट में केस करना, ठीक है ना। there are so many banking strategies and working जो कि उसका हिस्सा होती है।
ठीक है जी। ओके, बैंकिंग लॉज वैसे ये अलग है टॉपिक ना। बैंकिंग अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी आपको पढ़ाया जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप ये पढ़ेंगे। सेल्स एक्ट, खरीदो फरोख्त का एक्ट, रेलवे एक्ट, रेलगाड़ी छुपा छुप खेला है कभी बचपन में आपने? अब रेल में भी माल गाड़ी होती है, माल उसमें सप्लाई होता है एक जगह से दूसरी जगह, और फिर रेलवे जो आम सफ़र करते हैं लोग, अब यहाँ से जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो एक मुल्क से, एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते हैं, तो ये सब भी इसका हिस्सा होता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड होता है जो इस एम्प्लॉयज़ को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बिजली कौन देगा कौन नहीं देगा, कितनी बिजली मिलेगी आपको, ठीक है ना। सेल्स एक्ट, खरीदो फरोख्त का एक्ट ना, किस तरह से सामान बेचना है, किस तरह से खरीदना है, ठीक है ना। अब उसमें कभी कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं ना, तो वो तमाम के तमाम जो जो मुमकिना डिस्प्यूट्स हो सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, किसी भी खरीदो फरोख्त के अंदर सबा, वो सब इसके अंदर बयान किए गए हैं, ठीक है ना। अब रेलवे का मैंने टिकट नहीं लिया, मैं चढ़ गया अगर रेल में, तो मुझे क्या क्या सजाएं मिल सकती हैं, ये रेलवे एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और कितने बंदे होंगे, कितने सफ़र करेंगे, हर चीज़ में रूल होता है बेटा। आप क्लास ले ली, क्लास के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। खाना खा रहे हैं, खाना खाने के आदाब हैं, कपड़े पहनने के आदाब हैं, सोने के आदाब हैं, तो हर चीज़ के अंदर रूल्स हैं। एवरीथिंग हैज़ सम रूल्स। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बिजली का भी कानून है। मिसाल के तौर पर जो कराची में लागू होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो ये है कि इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और बिजली सप्लाई नहीं कर सकता, किसी को भी ये अलाउ नहीं है कि वो बिजली सप्लाई कर सकता। हमने ये इजाज़त सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक को दी है कराची के लिए, और किसी को भी ये इजाज़त नहीं। उसकी वजह ये है कि तार तो वही है ना, कि अब कोई किसी और को हम ये ऑप्शन नहीं दे सकते कि वो यहाँ पर तार फैलाए और एक नया बिजनेस शुरू करे। इतना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी में तप्पड़ ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो तार जा रहे हैं, इनका आप क्या करें, वैसे इतने ज़्यादा तार हैं, और अगर हम नए मीटर लगा लेते हैं तो ये तार दोबारा से हमारी गली से गुजरेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है, ठीक है। वेजेस एक्ट भी सुन लिया आपने, नौकरियों तनख्वाह का कानून होता है जी, वेजेस एक्ट। प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट। अब ड्रग एक्ट मिसाल के तौर पर, अगर कोई सऊदीया जा रहा है, मिन्हा सऊदीया जाती होंगी अभी ना, मिसाल के तौर मिन्हा जाए सऊदीया जा रही हैं, और ये अगर कोई गलत चीज़ अपने साथ रख के ले जाती हैं तो क्या होगा, ये ड्रग एक्ट होता है। कोई बाहर से यहाँ ले आता है वो, उसमें भी। प्रोविडेंट भी पूछ रही हैं आप सब। प्रोविडेंट फंड जो है बेसिकली एक पैसा होता है जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सैलरी का एक हिस्सा काट कर वो अपने पास रख लेते हैं, आपको आपकी क्या होती है वो, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे देंगे। मिसाल के तौर पर प्रोविडेंट फंड में आपके अकाउंट से कटे 10,000, तो 10,000 वो अपने अकाउंट से डालकर 20,000 रुपये रख देते हैं वो, और आपको वो देंगे कब, वो देंगे आपको बिल्कुल डिपॉजिट टाइप रखते हैं वो, रिटायरमेंट पे आपको देंगे। सैलरीज एक्ट, कम से कम सैलरी कितनी होनी चाहिए। वेजेस एक्ट में क्या होता है, इस वक्त पाकिस्तान में मजदूर की कम से कम सैलरी 18,000 रुपये। 18,000 रुपये कम से कम में कोई मजदूर नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये है वेजेस एक्ट। इसके बाद प्योर फूड एंड ड्रग भी सुन लिया आपने। मोटर व्हीकल सेफ्टी एक्ट, कम स्पीड पे चलाओ, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट बांधो, नंबर प्लेट असली लगाओ, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ये सब मोटर व्हीकल सेफ्टी एक्ट में आता है। और मैं एक बार गाड़ी चला रहा था बगैर बेल्ट लगाए, तो मुझे एक बार रोका था, तो मैं जल्दी में था, तो मैंने 550 का चालान भर दिया था। तो ऐसा भी होता है, कभी आपको पकड़ा भी जा सकता है और आपसे चालान भी वसूल किया जा सकता है। कोई सवाल?
if you have any question. अब हम बात करेंगे हमारे फेवरेट माहौल के बारे में, सियासी माहौल। बेटा मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में टेक्स्ट कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। सियासी माहौल के बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।